मेरा नाम संध्या है। चारों तरफ खुशी का माहौल छाया हुआ था। चारों तरफ से शहनाइयों की आवाज गूंज रही थी। फूलों से मंडप सजाया गया था। बीच में अग्नि थी और मैं अपने पति के साथ फेरे ले रही थी। मैं बड़ी खुश थी, खुशी खुशी फेरे ले रही थी। मगर जैसे ही मैंने पलटकर देखा तो मेरा एक पति नहीं बल्कि मेरे तो कई सारे पति थे। इन सबको देखकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी और अचानक मुझसे अपने पैरों पर खड़ा नहीं हुआ गया और मैं उस अग्नि में वहां गिरी जिसके पास पंडित जी बैठे मंत्र पढ़ रहे थे। जैसे ही मुझे आग ने अपनी चपेट में लिया, मेरी चीख निकल गई। मैं बहुत घबरा रही थी। तभी मुझे आवाज आने लगी कि क्या हुआ संध्या, क्या हुआ तुम्हें? अचानक झट से मेरी आंख खुली। मैंने चारों तरफ देखा तो मुझे समझ आया कि मैं सपना देख रही थी। मेरी जान में जान आई थी। मेरे बराबर में मेरे चाचा की बेटी सो रही थी जो मेरी शादी अटेंड करने के लिए आई हुई थी। मेरे चाचा की बेटी का नाम प्रियंका था। हम दोनों अच्छी दोस्तें थे। मैंने उसे अपने सपने के बारे में बताया तो वो जोर जोर से हंसने लगी। मैंने कहा, तुम मेरे ऊपर हंस क्यों रही हो? मुझे तो डर लग रहा है कि कहीं मेरा ये सपना सच ना हो जाए। प्रियंका कहने लगी कि तुम पागल हो गई हो। तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हारे लिए एक ही लड़का सिलेक्ट किया है जिससे तुम्हारी शादी होगी। पता है तुम्हें ऐसा सपना क्यों आया है? मैंने बड़ी ध्यान से प्रियंका के चेहरे की तरफ देखा था। मैंने कहा, हाँ बताओ क्यों आया है? उसने जोर जोर से हंसकर कहा, तुम अगर सीरियल देखना छोड़ दो तो शायद तुम्हें ऐसे सपने ना आए। सारा सारा दिन तुम सीरियल देखती रहती हो। सीरियल्स की ही बातें तुम्हारे दिमाग में बैठ गई हैं और वही तुम्हें सपने में दिखाई दे रही हैं। मैंने प्रियंका से कहा कि अच्छा ऐसी बात है तो ठीक है, मैं शादी के बाद सीरियल्स नहीं देखा करूंगी। प्रियंका कहने लगी कि अच्छा कल तुम्हारी शादी है, अब सो जाओ। सुबह हम लोगों को बहुत सारे काम हैं, जल्दी भी उठना है। हम दोनों सोने के लिए बिस्तर पर लेट गए थे। प्रियंका तो लेटते ही सो गई थी मगर मुझे नींद नहीं आई थी। न जाने क्यों मुझे ये सपना बहुत परेशान कर रहा था। फिर मैंने सोचा कि मुझे इस बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए और फिर अगला दिन निकल गया था। मैं बहुत खुश थी क्योंकि उस दिन मेरी शादी होने जा रही थी। मगर मेरे घर वाले बहुत उदास थे। आखिरकार उनकी लाडली और इकलौती बेटी विदा हो रही थी। वो नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी उनसे जुदा हो, मगर ये तो दुनिया की रीत है। एक न एक दिन हर बेटी को विदा होकर अपनी ससुराल जाना ही है। मेरी शादी हमारे गांव के एक ऐसे परिवार में हो रही थी जो गांव के सबसे अमीर लोगों में से माने जाते थे। उनकी बहुत सारी हवेलियां थी, बहुत सारी प्रॉपर्टी थी। मैं बहुत खूबसूरत थी। मुझे मेरे पति की माँ ने गांव की शादी में देखा था। उन्होंने मुझे वहां पर पसंद कर लिया था और जिस लड़के से मेरी शादी होने जा रही थी उसको भी मैंने उसी शादी में देखा था। वो लड़का मुझे वहां पर मौजूद सारे ही लड़कों में बहुत अच्छा लगा था क्योंकि उसको देखकर हम सारी लड़कियां बातें कर रही थी। मैं मन ही मन में सोच रही थी कि काश ये मेरे सपनों का शहजादा बन जाता और भगवान ने जल्द ही मेरी प्रार्थना सुन ली थी। अगले ही दिन इस लड़के की माँ, हमारे गांव की सबसे अमीर औरत, हमारे घर पर आई थी। ये वही औरत थी जो इसकी माँ थी। मगर ये हमारे घर क्यों आई थी? मैं इसी सोच में पड़ गई थी। लेकिन जब उन्होंने मेरी माँ से मेरे रिश्ते की बात की तो खुशी से चहक उठी थी। मैं तो फूली नहीं समा रही थी। लड़के की माँ का कहना था कि मुझे आपकी बेटी बहुत पसंद आई है। मेरे 5 बेटे हैं। मैं इसका रिश्ता अपने सबसे बड़े बेटे के लिए लाई हूँ। मुझे उम्मीद है आप इस रिश्ते से इनकार नहीं करोगी। मेरी माँ ने कहा था कि मेरे पति आ जाएंगे तो मैं आपको उनसे बात करके बता दूंगी। वो अपने लड़के का फोटो देकर चली गई थी। उन्होंने कहा था कि उम्मीद है आपको हमारा बेटा जरूर पसंद आएगा। रात के टाइम पर मम्मी ने पापा से इस बारे में बात की और उनको इस रिश्ते के बारे में बताया तो पापा कहने लगे कि इनकी तो गांव में बहुत जमीन जायदाद है, ये तो बहुत अमीर लोग हैं। हमारी बेटी तो बहुत भाग्यशाली निकली जिसका रिश्ता इतनी बड़ी हवेली से आया है। पापा ने कहा कि इस रिश्ते के लिए तुम फौरन ही हाँ कर देना और हम जल्द ही अपनी बेटी की शादी उनके बेटे के साथ कर देंगे। लेकिन इससे पहले मेरी बेटी की पसंद और उसकी मर्जी पूछ लेना। मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी की शादी उसकी मर्जी के खिलाफ हो। जैसा मेरी बेटी कहेगी वैसा ही होगा। आखिर संध्या हमारी इकलौती बेटी है। मैं उसको किसी तरह से निराश नहीं करना चाहता। मम्मी पापा तो बहुत खुश हो गए थे। जब मम्मी ने मुझे लड़के की फोटो दिखाई तो मेरी खुशी के ठिकाने नहीं थे क्योंकि ये वही लड़का था
जिसको मैंने शादी में देखा था और जो मेरे दिल को छू गया था। ये लड़का मुझे बहुत पसंद था क्योंकि ये बहुत ही स्मार्ट था। मैंने इस रिश्ते के लिए फौरन ही हाँ कर दी थी। इस तरह मेरा रिश्ता इस लड़के के साथ तय हो गया था। मेरी शादी 2 महीने के अंदर अंदर तय होना पाई थी। मेरी सास का कहना था कि मैं जल्द से जल्द संध्या को अपने घर की बहू बनाना चाहती हूँ, जल्द ही अपने घर में बहू लाकर रोशनी करना चाहती हूँ। और फिर फाइनली मेरी शादी का दिन भी आ गया था। हमारे सारे रिश्तेदार ही हमारे घर पर आए हुए थे। हमारे ज्यादातर रिश्तेदार शहर में रहा करते थे। हम लोग गरीब थे, इसलिए हम इसी गांव में रहते थे, मगर फिर भी इतने गरीब नहीं थे। भगवान का दिया सब कुछ था। मेरे पापा अपनी मेहनत मजदूरी से हम लोगों का पेट ईमानदारी के पैसों से पाल रहे थे। जिंदगी अच्छी गुजर रही थी। और फिर मेरा रिश्ता भी एक ऐसे परिवार से आ गया था जहां पर मैं राज करती। मेरे होने वाले पति का नाम रवि था। जिस दिन से मेरा रिश्ता लगा था उसी दिन से मेरे दिल में रवि के लिए मोहब्बत जागने लगी थी। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी शादी एक कितने अमीर परिवार में और इतने हैंडसम लड़के के साथ होगी। मेरी खूबसूरती मेरी सास को बहुत पसंद आई थी और मुझे भी रवि बहुत पसंद आया था। इस तरह मेरी शादी रवि के साथ हो गई थी। मगर जिस दिन वो लोग बारात लेकर आए थे उस दिन मेरी सास ने कहा था कि अगर आप लोगों को बुरा ना लगे तो हम चाहते हैं कि हमारी बहू का घूंघट लंबा कर दिया जाए, क्योंकि हमारी हवेली की प्रथा है। हमारे यहाँ की दुल्हन जब शादी के दिन दुल्हन बनती है तो उसके चेहरे पर लंबा सा घूंघट डाल दिया जाता है और उसका चेहरा शादी वाले दिन कोई नहीं देख सकता। शादी के बाद सिर्फ उसका पति ही उसका घूंघट हटाएगा, उसके बाद ही सब लोग उसका चेहरा देखेंगे। मेरे मम्मी पापा ने कहा था कि हमें इस बात से कोई एतराज नहीं है। मेरे चाचा की बेटी प्रियंका, जो कि मेरे साथ खूब हंसी मजाक करती थी, मैं हर महीने 2 दिन के लिए चाचा जी के घर शहर जरूर जाया करती थी और कभी कभी प्रियंका भी हमारे घर पर आती जाती रहती थी, इसलिए हम दोनों की गहरी दोस्ती थी। प्रियंका मेरी शादी होने से बहुत ही उदास थी। उसका कहना था कि अब तुम ससुराल की हो जाओगी। मैंने उससे मजाक में कहा था कि तुम भी जल्द से जल्द शादी कर लो, मगर प्रियंका अभी शादी नहीं करना चाहती थी क्योंकि उसके बड़े बड़े सपने थे। उसका मानना था कि पढ़ी लिखी लड़कियों को इतनी जल्दी शादी नहीं करनी चाहिए। अगर उन्होंने शिक्षा हासिल की है तो उस शिक्षा का फायदा उठाना चाहिए। प्रियंका अभी कुछ समय तक जॉब करना चाहती थी। उसकी पढ़ाई तो मेरी शादी से पहले ही पूरी हो गई थी, मगर अब वो जॉब की तलाश कर रही थी। उसने कहा था कि तुम्हारी शादी हो जाएगी तो मैं भी बिजी हो जाऊंगी, जॉब करने लगूंगी तो मुझे ज्यादा टाइम नहीं मिला करेगा, लेकिन हम दोनों एक दूसरे से फोन पर बात कर लिया करेंगे। उसने मुझसे कहा था कि तुम ससुराल जाने के बाद मुझे अपने नंबर से कॉल करना। मैंने उससे कहा था हाँ, मैं अपने पति से कहूंगी कि वो मुझे एक नया मोबाइल ला कर दे, फिर हम दोनों ढेर सारी बातें किया करेंगे। खुशी खुशी मुझे विदा कर दिया गया था। अपनी विदाई पर मैं बहुत रोई थी क्योंकि बचपन से लेकर अब तक मेरे माता पिता ने मुझे बहुत लाड प्यार से पाला था। उन्हें उम्मीद थी कि उनकी बेटी को ससुराल में भी बहुत प्यार मिलेगा, क्योंकि ससुराल में मेरी सास और मेरे पति के अलावा 4 देवर भी मौजूद थे। मेरी सास का कहना था कि हमारे घर में बहू नहीं बल्कि बेटी आने वाली है, हम उसे बहुत प्यार करेंगे। मेरे चेहरे पर अभी भी लंबा सा घूंघट था। मुझे जब हवेली के अंदर लाया गया तो मेरा बहुत अच्छे से स्वागत किया गया था। घूंघट की आड़ में मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ मुझे लोगों की आवाजें सुनाई दे रही थी। और फिर थोड़ी देर के बाद मुझे मेरे कमरे में भेज दिया गया था। मेरी सास ने मुझे सख्ती से मना किया था कि अपना घूंघट नहीं हटाना। जब तक तुम्हारा पति तुम्हें देख नहीं लेता तब तक तुम्हें भी कुछ नहीं देखना है। मैंने अपनी सास से कहा था कि मैं ऐसा ही करूंगी। मैं कमरे में दुल्हन बनी हुई बैठी थी और सोच रही थी कि जब मेरा पति कमरे के अंदर आएगा तो मैं उससे क्या बात करूंगी। मुझे तो सोच सोच कर ही खुशी हो रही थी। मेरे मन में लड्डू फूट रहे थे। आखिरकार मेरी शादी हुई थी और शादी के बाद मैं पहली बार अपने पति से मिलने जा रही थी। उसको तो मैंने सिर्फ एक ही बार देखा था, वो भी दूर से। आज मैं उसको बहुत करीब से देखने वाली थी और उससे बात करने वाली थी। कुछ समय गुजरा तो मेरा पति कमरे के अंदर आया था। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गई थी। वो धीरे से मेरे करीब आकर बैठ गया और उसने जब मेरा घूंघट हटाया तो वो मेरी बहुत तारीफ करने लगा। उसकी तारीफों पर मैं बहुत खुश हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मुझे अपनी जिंदगी की सारी खुशियां मिल गई हों। फिर उसने मुझसे कहा कि तुम अपना हाथ आगे बढ़ाओ।
मैंने जैसे ही अपना हाथ आगे बढ़ाया तो उसने मेरे हाथ में सोने के कंगन पहना दिए। उसका छूना मुझे बड़ा प्यार भरा एहसास दिला रहा था। मैं उन कंगन को देखकर मुस्कुरा रही थी। वो कहने लगा कि तुम्हें ये कंगन पसंद आए? तो मैंने कहा कि मुझे तो बहुत पसंद आए, क्योंकि ये कंगन बहुत खूबसूरत है। काफी देर तक तो वो मुझसे बातें करता रहा था। फिर थोड़ी देर के बाद कहने लगा कि तुम अपना घूंघट काट लो, मैं अभी आता हूँ। मैंने कहा अब घूंघट काटने की क्या जरूरत है? तो वो कहने लगा कि अभी घूंघट काटने की रस्म पूरी नहीं हुई है। हमारे यहाँ ये शादी की एक बहुत अहम रस्म होती है। मुझे समझ नहीं आया था कि वो क्या कहना चाहता था। मैंने घूंघट काट लिया था। उसने कहा कि मैं थोड़ी देर में आता हूँ। फिर से मैं अपने कमरे में अकेली बैठी रही थी और उसके आने का इंतजार कर रही थी। मैंने अपना घूंघट काट लिया था। थोड़ी ही देर गुजरी कि फिर से कमरे के अंदर कोई आया। मैं समझ गई थी कि मेरा पति आया होगा। उसने मेरा घूंघट नहीं उठाया। वो मेरे बराबर में बैठ गया और उसने मेरे दोनों हाथ पकड़े। वो फिर से मेरे हाथों में कंगन पहनाने लगा। जब झट से मैंने अपना घूंघट हटाया और उसके चेहरे की तरफ देखा तो मेरे होश उड़ गए थे। मैं जल्दी से उससे पीछे हटी और कहने लगी कि ये क्या बदतमीजी है? तो वो कहने लगा कि ये कोई बदतमीजी नहीं है, क्या ये कंगन तुम्हें पसंद नहीं आए? उसकी बात सुनकर मेरे होश उड़ गए थे, क्योंकि ये मेरा पति नहीं बल्कि मेरा देवर था। मगर वो कह रहा था कि मैं भी तुम्हारा पति हूँ। मैंने कहा आखिर ये किस तरह का मजाक हो रहा है? चलो मेरे कमरे से जाओ, मुझे तुम्हारे भैया का इंतजार है। वो कहने लगा तुम्हें शायद अभी पता नहीं है कि मैं भी तुम्हारा पति हूँ। मैंने कहा मैं अभी अपने पति को बुलाकर लाती हूँ। मैं बिस्तर से उतरकर दरवाजे की तरफ जाने वाली थी कि उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहने लगा अरे तुम यकीन क्यों नहीं कर लेती कि मैं तुम्हारा पति हूँ? उसकी ऐसी बातें सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। वो मुझसे थोड़ी देर बातें करता रहा। मैं खामोशी से उसकी बातें सुनती रही, क्योंकि उसकी बातें सुनने के अलावा मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। मैं भी नई नवेली दुल्हन थी और किसी तरह का हंगामा नहीं करना चाहती थी। थोड़ी देर तक वो मेरे कमरे में रहा और उसके बाद फिर तीसरे नंबर वाला भाई आया। उसने भी मेरे साथ हाथ पकड़कर मुझे कंगन पहनाए। अब मुझे समझ आया था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं जोर जोर से रो रही थी। इसी तरह मेरे दोनों हाथों में 5-5 जोड़ी कंगन आ गए थे। इन कंगन को पाने की मुझे कोई खुशी नहीं थी, बल्कि तो मुझे गम था कि ये सब के सभी अपने आप को मेरा पति बता रहे थे। लेकिन मेरी शादी तो रवि के साथ हुई थी। मैं रवि का इंतजार कर रही थी। जब चारों भाई अपनी अपनी मुंह दिखाई करके कमरे से जा चुके थे तो फिर से रवि के कमरे में आने का नंबर आया था। मैंने रवि से कहा कि रवि आखिर ये सब क्या हो रहा है? तुम्हारे भाई मेरे कमरे में क्यों आए थे और वो खुद को मेरा पति क्यों बता रहे हैं, जबकि मेरी शादी तो तुम्हारे साथ हुई है? रवि कहने लगा कि तुम्हें नहीं पता कि हमारे गांव की यही प्रथा है। मैं उसकी बात पर चौंक गई। मैंने कहा ऐसी कौन सी प्रथा? तो वो कहने लगा कि तुम्हारी शादी सिर्फ मेरे साथ नहीं बल्कि मेरे चारों भाइयों के साथ भी हुई है। मेरे सारे ही भाई तुम्हारे पति हैं। मैंने कहा ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है? वो कहने लगा ये बात तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें नहीं बताई होगी, क्योंकि हमारे गांव में ये रिवाज है कि लड़की की शादी जिस घर में बड़े बेटे के साथ होती है उसके बाकी के छोटे भाई भी उसके पति माने जाते हैं। मैंने कहा मगर मैंने तो ऐसी किसी प्रथा के बारे में नहीं सुना। मेरा पति कहने लगा कि तुम गांव के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानती हो, इसलिए तुमने नहीं सुना होगा, मगर हमारे यहाँ तो ऐसे ही शादियाँ होती हैं। मैंने अपने पति से कहा मगर मैं ऐसे माहौल में नहीं रह सकती। मेरा पति मुझे तसल्ली से और प्यार से समझाने लगा। वो बार बार मेरे बालों को सहला रहा था, मेरे हाथों को पकड़ रहा था, मगर मैं उसके साथ बदतमीजी पर उतर आई थी। मैंने कहा तुम लोगों के साथ अच्छा नहीं होगा। तुम लोगों ने मेरे साथ धोखा किया है। शादी मुझसे की, मगर कहते हो कि सब भाइयों के साथ शादी हुई है। ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है? तुम लोगों को भगवान कभी माफ नहीं करेगा। तुम लोगों के साथ बहुत बुरा होगा। मेरा इतना ही कहना था कि मेरा पति झट से उठा और उसने मेरे गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। वो कहने लगा कि बदतमीज लड़की, मैं कब से तुझसे प्यार से बात कर रहा हूँ, मगर तुझे तो समझ ही नहीं आता। तुझे नहीं पता कि यह हमारे गांव का बहुत पुराना रिवाज है और हमारे गांव में यही रिवाज चला आ रहा है। अब तू इस रिवाज के बारे में कुछ नहीं जानती तो इसमें हमारी क्या गलती है? अपने पति के ऐसे बिहेवियर पर मैं फूट फूट कर रोई थी और फिर मेरे साथ वही हुआ था जो मेरे साथ नहीं होना चाहिए था और जिसका मुझे बहुत डर था।
पहले तो मेरे पति ने मेरे साथ अपना हक लिया था और फिर उसके बाद एक एक करके मेरे चारों देवर कमरे में आए थे और उन्होंने भी इसी तरह पूरी रात गुजार दी थी। अब मुझे समझ आ रहा था कि मुझे जो सपना आया था, जिसमें मैंने देखा था कि मेरे कई सारे पति थे और मैं अग्नि में जल रही थी, ये ससुराल भी मेरे लिए किसी अग्नि से कम नहीं था जिसमें मुझे हर रोज जलना था। मेरी समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ ये सब कैसे हो सकता है। ऐसी कैसी प्रथा के बारे में मैंने पहले कभी नहीं सुना था, तो फिर इस घर में इस प्रथा को इतना मान क्यों दिया जा रहा था। हर रोज मेरे साथ सिर्फ मेरा पति ही नहीं बल्कि मेरे सारे देवर मेरे साथ सुहागरात मनाया करते थे। ये समय मेरे लिए बहुत कठिन था। मैं हर रोज फूट फूट कर रोया करती थी। मेरी सास का बिहेवियर भी मेरे साथ जो पहले बहुत अच्छा हुआ करता था, शादी के बाद बहुत बुरा हो गया था। मैंने अपनी सास से कहा था कि आपने तो मेरे घर वालों को यकीन दिलाया था कि मेरी शादी आपके बेटे रवि के साथ हो रही है, मगर आपने यहाँ लाने के बाद मेरे साथ क्या कर दिया। मेरी सास कहने लगी कि तुम्हारे घर वालों को शायद पुराने जमाने की प्रथाओं के हिसाब से शादी करने का तरीका नहीं आता। हमारे यहाँ तो शादी इसी तरह से होती है। मेरे भी चार पति थे। वक्त के साथ साथ सब इस दुनिया को छोड़कर चले गए और मैं उन चारों के बच्चों की माँ बन गई थी। तभी तो मेरे ये 5 बेटे हैं। तुम जानती हो कि इस गांव की सबसे खुशनसीब लड़की कौन है? मैंने रोते हुए कहा कि कौन है, तो उन्होंने कहा कि वो लड़की सबसे खुशकिस्मत लड़की है जिसकी सास का सिर्फ एक ही बेटा है। वो अकेले उसी की पत्नी बनकर सारी जिंदगी गुजार देगी, मगर जिसकी ससुराल में सास के कई सारे बेटे हों, उन्हें उन सभी को अपना पति मानना होगा। मैंने अपने दिल में सोचा, तो भगवान करे कि तुम्हारे सारे बेटे मर जाएं और मुझे इस नर्क से छुटकारा मिल जाए। मुझे अभी तक मेरे घर वालों से भी मिलने नहीं दिया गया था। मैंने अपनी सास से कहा था कि मैं अपने मायके जाकर अपने पेरेंट्स से मिलना चाहती हूँ। मेरी सास ने कहा था कि हमारे यहाँ का रिवाज है कि बहू को जब तक कोई खुशखबरी नहीं मिल जाती तब तक वो अपने मायके नहीं जाती। मैंने चौंक कर अपनी सास को देखा था और मैंने कहा था कि आखिर ये किस तरह का रिवाज है। अगर मैं सारी जिंदगी मां नहीं बनी तो क्या सारी जिंदगी अपने माता पिता से भी नहीं मिल सकूंगी? मेरी सास कहने लगी कि शुभ शुभ बातें मुंह से निकाला करो लड़की। अगर तुम सारी जिंदगी मां नहीं बनी तो मेरे बेटों का खानदान आगे कैसे बढ़ेगा? माँ तो तुम बनकर ही रहोगी। अगर माता पिता से मिलना चाहती हो तो जल्द ही मुझे दादी बनने की खुशखबरी सुना दो, वरना सारी जिंदगी तुम्हें तुम्हारे माता पिता की शक्ल से तरसा दूंगी। अपनी सास की बातें सुनकर मैं और ज्यादा रोने लगी थी। मेरी चीखों की आवाज सुनकर मेरी सास ने कहा कि खामोश हो जाओ। अगर तुम्हारे चिल्लाने की आवाज पड़ोस तक गई तो लोग क्या कहेंगे कि नई नवेली दुल्हन इतनी जोर जोर से रो रही है, जरूर इसके साथ कुछ गलत किया जा रहा है। मैंने कहा, तुम लोग मेरे साथ कुछ अच्छा भी तो नहीं कर रहे हो। तुम लोग मेरे साथ बहुत गलत कर रहे हो। तुम्हें इस सब की सजा जरूर मिलकर रहेगी। तभी मेरा देवर आया जो मेरे पति से छोटा था। उसने मुझसे कहा कि आओ संध्या, कमरे के अंदर चलो। मैंने उसका हाथ झटक दिया और कहने लगी कि हटो मेरे करीब से, मुझे हाथ भी मत लगाना, तुम मेरे पति नहीं हो। वो मुझसे फिर भी प्यार से बात करने लगा। मैंने उसे धक्का दे दिया तो वो अपना चेहरा उदास सा बनाकर वहां से चला गया था। फिर मेरा पति रवि वहां पर आया तो वो मुझे प्यार से समझाने लगा और कहने लगा कि चलो कमरे में चलो। मैं उसके साथ कमरे के अंदर चली गई। मैंने उससे कहा कि मैं अपने माता पिता से मिलना चाहती हूँ और मैं तुम्हारे भाइयों को अपना पति नहीं मानती। मेरी शादी तो सिर्फ तुमसे हुई है, मैं सिर्फ तुम्हें ही अपना पति मानती हूँ। मेरा पति कहने लगा, आखिर तुम मान क्यों नहीं लेती कि हम सभी तुम्हारे पति हैं? इसमें तो तुम्हारा ही फायदा है। हम सब तुम्हारा कितना ख्याल रखते हैं, सब लोग तुमसे कितना प्यार करते हैं। तुमने देखा नहीं कि शादी की रात तुम्हारे हाथ कंगन से भर गए थे। अगर तुम सिर्फ मेरी पत्नी होती तो तुम्हें सिर्फ 2 ही कंगन मिलते, मगर हम सारे भाइयों ने तुम्हें कुल मिलाकर 10 कंगन तुम्हारे दोनों हाथों में पहनाए। मैंने कहा कि मुझे कंगन का लालच नहीं है, तुम चाहो तो अपने कंगन मुझसे वापस ले सकते हो, मगर मैं तो सिर्फ तुम्हें अपना पति मानती हूँ। इस बात पर फिर से मेरे पति को गुस्सा आ गया और वो चिल्लाते हुए कहने लगा कि तुम समझते क्यों नहीं हो कि हमारे यहाँ ऐसा ही होता है और तुम्हें तुम्हारे माता पिता से नहीं मिलवाया जाएगा। ये कहकर वो कमरे से निकल गया था और मैं न जाने कब तक फूट फूट कर रोती रही थी। भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि भगवान मुझे कभी भी औलाद की खुशी न देना, क्योंकि मैं इन दरिंदों के बच्चों की मां नहीं बन सकती। मुझे कुछ भी करके इस नर्क से निकलना है।
ये पांचों दरिंदे जब रात को बिस्तर पर एक एक करके मेरे पास आते हैं, तब मुझे पता चलता है कि मैं किस नर्क की आग में जल रही हूँ। मेरी तकलीफ का अंदाज़ा तो शायद कोई भी नहीं लगा सकता। अब मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि यहाँ से बाहर निकलने का तो मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। मेरी सास ने इस हवेली में बहुत सारे नौकर चाकर रखे हुए थे, जो इस हवेली के बाहर पहरा देते थे। कई दिन इसी तरह से गुजर गए थे। न मेरे पास मोबाइल था और न ही मैं इस हवेली से बाहर निकलकर अपने माता पिता से मिल सकती थी। अब मेरे साथ जो होता था, मुझे इस सब की आदत पड़ गई थी और मैंने खुद को इस घर के माहौल में ढाल लिया था। एक दिन मेरे माता पिता मुझसे मिलने के लिए आए थे। जब मुझे नौकरानी ने बताया कि आपके माता पिता आपसे मिलने के लिए आए हैं, तो मैं बड़ी खुशी खुशी उनसे मिलने के लिए आई थी। मेरे माता पिता मुझे देखते ही शिकायत करने लगे और कहने लगे कि हमें नहीं पता था हमारी बेटी शादी के बाद इतना बदल जाएगी। मैंने इस बात पर अपने पापा को चौंक कर देखा था। आखिर मेरे पापा ऐसा क्यों बोल रहे थे? जब अचानक मेरी सास ने कहा कि हाँ भैया, हम तो तुम्हारी बेटी से कहते हैं कि अपने माता पिता से मिल आया करो, मगर तुम्हारी बेटी को यहाँ के ऐशो आराम की इतनी आदत हो गई है कि वो अपने माता पिता के उस गरीब घर में जाना ही पसंद नहीं करती। मेरी सास की बात सुनकर मेरे माता पिता मुझे बड़ी हैरानी से देख रहे थे, जबकि मेरा भी यही हाल था। मेरी सास कितनी सफाई से झूठ बोल रही थी। उन्होंने इस रिवाज के बारे में मेरे माता पिता को क्यों नहीं बताया, जिसके बारे में मुझे बताया था कि लड़की जब तक माँ नहीं बनती तब तक अपने माता पिता से नहीं मिल सकती। और भी उन्होंने कई तरह के झूठ मेरे माता पिता से मेरे बारे में बोले थे कि मैं घर का कोई काम नहीं करती, मैं अपने पति को खुश नहीं रखती, सारा दिन अपने कमरे में बंद रहती हूँ और टीवी देखती रहती हूँ। मेरी मम्मी तो मुझे बड़ी अजीब सी नज़रों से देख रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो सबके सामने शर्मिंदा हो रही हूँ। आखिर मेरी सास ने उनके सामने बातें ही ऐसी कर दी थी। कुछ देर बैठकर वो लोग मेरे घर से चले गए थे और जाते समय उन्होंने मुझे अपने घर आने को भी नहीं कहा था। मुझे अपनी सास की इस हरकत पर बहुत गुस्सा आया था। मैं इस घर में घुट घुट कर रह रही थी, मगर अच्छी बात ये थी कि ये पांचों ही मुझ पर जान वारते थे। मुझसे इतना प्यार करते थे कि अगर मैं किसी एक को कोई काम बताती तो पांचों के पांचों ही दौड़े चले आते थे और वक्त से पहले मेरा काम हो जाता था। एक दिन मुझे गोलगप्पे खाने का मन कर रहा था, तो मैंने अपने पति रवि से गोलगप्पे खाने को कहा। इस बारे में मेरे पति के बाकी भाइयों ने भी सुन लिया था। उन लोगों ने झट से घर में ढेर सारे गोलगप्पे लाकर रख दिए। पांचों ही अपने हाथ में गोलगप्पे लाकर खड़े हुए थे और कहने लगे कि पहले मैं लाया हूँ, पहले मैं लाया हूँ, पहले तुम्हें मेरे लाए गए गोलगप्पे खाने चाहिए। मैं तो उन पांचों को देखकर बहुत ही हंस रही थी, क्योंकि वो पांचों के पांचों जो मेरे लिए बहुत लट्टू हो रहे थे, ये लोग सच में बहुत बड़े बेवकूफ़ थे। मैंने सोचा कि मुझे उन लोगों की बेवकूफ़ी का फ़ायदा उठाते हुए यहाँ से भागने की कोशिश करनी चाहिए। एक दिन मैंने इन पांचों भाइयों में से सबसे बेवकूफ़ वाले भाई को चुना था, जो कि मुझे इस हवेली से और इस गाँव से निकाल सकता था। मैंने सोच लिया था कि मैं इस गाँव से निकलकर शहर चली जाऊंगी और शहर जाने के बाद अपने चाचा के घर जाकर जिंदगी गुजारूंगी। मैंने अपने सबसे छोटे वाले देवर से बात की और उससे कहा कि मुझे शहर घूमने के लिए जाना है, क्या तुम मुझे शहर लेकर चलोगे? तो वो कहने लगा, हाँ, मगर इस बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए, क्योंकि अगर माँ को कुछ भी पता चल गया तो वो हम पर बहुत नाराज होगी। मैंने कहा कि नहीं नहीं, उनको कुछ पता नहीं चलेगा। मेरी सास जब अपने कमरे में सो रही थी, तब मेरा देवर मुझे अपने साथ शहर घुमाने के लिए ले गया था। उसने मुझसे कहा था कि हम लोग सुबह जाएंगे और शाम तक वापस आ जाएंगे। मैं उसके साथ एक बड़े से शॉपिंग मॉल में मौजूद थी, जहां पर वो मुझे शॉपिंग कराने के लिए लेकर आया था। मैंने सोचा था कि मैं कपड़े देखने के बहाने यहाँ से भाग जाऊंगी, उसका ध्यान मुझसे हट जाएगा और फिर बाद में वो मुझे ढूंढता रह जाएगा। इस तरह मैं उसे बातों में लगाने लगी ताकि वो अपना ध्यान मुझ पर से हटा ले। उसका ध्यान मुझ पर से हट गया था। मेरे पास यहाँ से भागने का बहुत अच्छा मौका था। मैं धीरे धीरे वहाँ से भागने की कोशिश कर रही थी, जब अचानक मुझे एक जोरदार चक्कर आया और मैं बेहोश होकर गिर गई थी। जब मेरी आँख खुली तो मैं अस्पताल में मौजूद थी और फिर डॉक्टर ने मुझे एक ऐसी खबर सुनाई जिसे सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी। डॉक्टर ने बताया कि तुम माँ बनने वाली हो। ये खबर सुनकर तो मेरे होश उड़ गए थे। जिस बात का मुझे डर था वही हुआ था। जब उसे ये बात पता चली कि मैं माँ बनने वाली हूँ, तो उसकी खुशी के ठिकाने नहीं थे और फिर वो बड़ी संभाल कर मुझे गाँव वापस ले आया था।
हवेली में मेरी सास को ये बात पता चल चुकी थी कि मेरा देवर और मैं शहर घूमकर आ रहे हैं, और उसने ये बात भी बता दी थी कि मैं माँ बनने वाली हूँ। यही वजह थी कि मेरी सास ने शहर घूमने वाली बात पर गुस्सा नहीं किया था, और जब उन्हें बच्चे की खबर पता चली तो उनकी खुशी के ठिकाने नहीं रहे। वो सब कुछ भूल गईं और उन्होंने पूरी हवेली में मिठाइयाँ बंटवाई थी। ये खबर मेरे मायके में भी पहुंचा दी गई थी, मगर मेरे मायके से मुझसे कोई भी मिलने के लिए नहीं आया था। मैंने अपनी सास से कहा था कि अब तो मुझे मेरे मायके जाने दो। मेरी सास कहने लगी कि नहीं, अभी तुम अपने मायके नहीं जा सकती। जब तक बच्चा जन्म नहीं लेता तब तक तुम इस हवेली से एक कदम भी बाहर नहीं निकालोगी। मैंने कहा, आखिर ये कौन से रिवाज है जो आप मेरे साथ अपना रही हो। मेरी सास कहने लगी कि तुम्हें ज्यादा गुस्सा नहीं करना चाहिए, अभी तुम्हारी हालत ठीक नहीं है, तुम घर में ही रहो और आराम करो। मैं फिर से अपने कमरे में जाकर फूट फूट कर रोई थी कि मेरी किस्मत में आखिर क्या होना लिखा है। मैं जितना यहाँ से भागने की कोशिश करती हूँ उतना ही यहाँ पर फंस कर रह जाती हूँ, और अब तो मेरे पास यहाँ से निकलने का कोई दूसरा रास्ता नहीं था। अब मैं बहुत बड़ी मुश्किल में फंस गई थी। मैंने चाहा भी था कि मैं अपनी जान ले लूं, मगर फिर मुझे इस बच्चे का ख्याल आया कि इस मासूम की क्या गलती है, क्योंकि मेरी जान के साथ साथ इसकी जान भी चली जाएगी। लेकिन फिर सोचने वाली बात ये थी कि आखिर ये बच्चा किसका, मेरे पति का या मेरे 4 देवरों का? ये तो मैं भी नहीं जानती थी। मेरी समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं एक बहुत बड़ी उलझन का शिकार हो रही थी। अब तो मेरे सारे दिन और रात रोते रोते गुजर जाते थे। मेरी सास कहती थी कि ऐसी हालत में क्या मनहूसियत फैला रखी है, बस हमेशा रोना धोना ही करती रहती हो। इतनी ही देर में रवि आ गया और कहने लगा कि क्या हो रहा है यहाँ पर। तो मेरी सास कहने लगी कि तुम्हारी पत्नी माँ बनने वाली है, और बस जब से ये खबर सुनी है रोना धोना किए जा रही है। इस तरह इसके बच्चे की सेहत पर बुरा असर हो सकता है। मैंने कहा, मैं इस बच्चे को जन्म नहीं दूंगी, भले ही अपनी जान ले लूंगी। मेरा पति कहने लगा, ना तो मैं तुम्हें मरने दूंगा और ना ही इस बच्चे को कुछ होने दूंगा। तुम कोशिश भी मत करना अपनी जान लेने की, वरना सोच लेना तुम्हारे साथ क्या होगा। अपने पति की ऐसी बातों पर मुझे खामोश होना पड़ गया था। घर में बहुत खुशियां मनाई जा रही थी। पांचों ही ये सोच सोच कर खुश हो रहे थे कि ये बच्चा किसका है, लेकिन सबसे ज्यादा खुशी मेरी सास को थी। कई दिन तो इसी तरह से गुजर गए थे। मेरी हालत अब दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी, क्योंकि ना तो मुझे कुछ खाना पीना अच्छा लगता था और ना ही मुझे किसी से बात करना अच्छा लगता था। सारा दिन मैं कमरे में अकेली बंद रहती थी। जब से मेरी प्रेगनेंसी के बारे में सबको पता चला था, कोई भी मेरे करीब नहीं आता था, क्योंकि इस बच्चे के आने की खबर से सब लोग बहुत खुश थे। मुझे अपने घर वालों की याद आ रही थी। न मैं उनसे मिल सकती थी, न उनमें से कोई मुझसे मिलने के लिए आ रहा था। कई बार मैंने अपनी सास को अपनी मम्मी से फोन पर बात करते हुए सुना था। मैं समझ गई थी कि मेरे घर वालों को मेरी खैर खबर लेनी है तो वो मेरी सास से बात कर लेते हैं, मगर अपनी बेटी की उन्हें याद नहीं आती। आखिरकार मेरी सास ने उन्हें मेरी तरफ से बदगुमान जो कर दिया था। कुछ दिन गुजरने के बाद मैंने देखा कि मेरे चाचा की बेटी प्रियंका मुझसे मिलने के लिए आई थी। वो बहुत खुश नजर आ रही थी। मुझे देखते ही उसने झट से गले लगा लिया था। मेरी सास भी वहाँ पर मौजूद थी। प्रियंका मुझे देखकर बहुत खुश हुई थी, मगर मेरी सास सोच रही थी कि ये लड़की कौन है। जब मैंने अपनी सास को प्रियंका के बारे में बताया, मेरी सास प्रियंका और मुझे बहाने से अलग करना चाहती थी, मगर मैंने सोच लिया था कि मैं अपने घर वालों की तरफ से तो बदगुमान हो चुकी हूँ, मगर प्रियंका से मैं किसी न किसी तरह बात करके ही रहूंगी। मेरी सास मेरे कमरे में लगातार बैठी रही थी। प्रियंका अपने घर की बातें मुझे बता रही थी, मगर मेरा ध्यान प्रियंका की तरफ नहीं था। प्रियंका ने बताया कि मैं तुमसे मिलने के लिए काफी टाइम से तरस रही हूँ। मैंने सोचा था कि मैं जैसे ही गाँव आऊंगी तो तुम्हारी ससुराल जरूर जाऊंगी ताकि तुमसे मिल सकूं। मैं बार बार यही सोच रही थी कि मैं प्रियंका से कैसे बात करूं। मैं मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि काश मुझे प्रियंका से बात करने का मौका मिल जाए। मेरी सास किसी तरह से कमरे से उठकर चली जाए, क्योंकि एक प्रियंका ही है जो मेरी पूरी बात सुन सकती है और मुझे इस नर्क से निकाल सकती है। मैंने इतना ही सोचा था कि अचानक बाहर से नौकरानी आ गई और मेरी सास से कहने लगी कि मालकिन, आपसे मिलने के लिए कोई आया है। मेरी सास को अब तो कमरे से उठकर जाना ही था। ऐसा करना उनकी बहुत बड़ी मजबूरी बन गया था, क्योंकि उनके बहुत खास रिश्तेदार आए हुए थे। मेरी सास उठकर चली गई थी और मुझे प्रियंका से बात करने का एक बहुत अच्छा मौका मिल गया था।
मैंने प्रियंका से कहा कि प्रियंका, मैं यहाँ बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। प्रियंका मेरी बात सुनकर अचानक घबरा गई और कहने लगी, क्यों, क्या हुआ है? फिर मैंने प्रियंका को जब अपने बारे में सब कुछ बताया तो प्रियंका के होश उड़ गए थे। वो कहने लगी, तुम इतने समय से ये सब कुछ कैसे बर्दाश्त कर रही हो? तुम्हें तो पहले ही यहाँ से भाग जाना चाहिए। फिर मैंने उसे बताया कि मैंने यहाँ से भागने की बहुत कोशिश की थी और मैं यहाँ से भागने ही वाली थी कि मुझे खबर मिली कि मैं माँ बनने वाली हूँ। अब मैं चाहकर भी यहाँ से नहीं भाग सकती और मैं ये भी नहीं जानती कि इन 5 में से कौन इस बच्चे का पिता है। प्रियंका कहने लगी कि संध्या, तुम्हारे साथ तो सच में बहुत बुरा हो रहा है। तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें किसी भी तरह से बचाकर ही रहूंगी। मैंने प्रियंका के आगे हाथ जोड़े और उससे कहा कि प्रियंका, मेरी सास ने मेरे माता पिता को भी मेरी तरफ से भड़का दिया है। प्लीज तुम सब कुछ ठीक कर दो। प्रियंका कहने लगी, ये लोग रस्म रिवाज को कहकर तुम्हें बेवकूफ बना रहे हैं। असल बात क्या है, ये बात बहुत जल्द पता चल जाएगी। तुम फिक्र मत करो। अचानक मेरे कमरे में मेरी सास आ गई थी और हम दोनों खामोश हो गए थे। प्रियंका को अपने दिल का हाल बताकर मुझे बहुत सुकून मिला था। मुझे उम्मीद थी कि प्रियंका मुझे जरूर बचा लेगी। प्रियंका का आना यहाँ पर मेरे लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। इसी तरह कई दिन गुजर गए थे। प्रियंका अपने शहर वापस चली गई थी क्योंकि प्रियंका के पास एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉल आ गई थी। अचानक मेरे चाचा जी की बहुत तबीयत खराब हो गई थी और प्रियंका वहाँ पर बिजी हो गई थी। इस दौरान उसे मेरी मदद करने का मौका नहीं मिला और मैं अपने ससुराल में अभी भी सड़ रही थी। यहाँ पर मेरा एक एक पल बड़ी मुश्किल से गुजर रहा था। कई महीने इसी तरह से गुजर गए थे और फिर मेरी डिलीवरी का टाइम भी आ गया था। मेरी तबीयत बिगड़ी और मुझे अस्पताल में भर्ती करा दिया गया था। मैंने बेटी को जन्म दिया था। मुझे गुस्सा तो प्रियंका पर आ रहा था कि उसने अभी तक मेरी कोई मदद क्यों नहीं की थी। मैंने जल्दी से अस्पताल की ही नर्स से मोबाइल लिया। मुझे प्रियंका का नंबर याद था। मैंने उसे कॉल लगाई। उसने मेरी कॉल रिसीव की तो मैंने उसे बताया कि प्रियंका, तुमने अभी तक मेरी कोई मदद नहीं की है। मैंने बेटी को जन्म दे दिया है। मैं अपनी बेटी को इन दरिंदों के हवाले नहीं करना चाहती क्योंकि एक समय ऐसा आएगा, ये लोग जैसा मेरे साथ कर चुके हैं ऐसा ही ये लोग मेरी बेटी के साथ भी करेंगे। मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे आकर बचा लो। प्रियंका कहने लगी कि मुझे माफ कर दो संध्या, मैं एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई थी। मैं तुम्हें बचाने के लिए अभी आ रही हूँ। तुम फिक्र मत करो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। मुझे अभी भी प्रियंका से बहुत उम्मीद थी कि वो आएगी। मेरी बेटी बिल्कुल ठीक थी। मेरी सास ने जब मेरी बेटी को लिया तो वो बहुत खुश हो रही थी। थोड़ा ही समय गुजरा था कि प्रियंका पुलिस को लेकर अस्पताल में आ गई थी। पुलिस के साथ वहाँ पर महिला पुलिस भी मौजूद थी। प्रियंका की पुलिस स्टेशन में काफी अच्छी जान पहचान थी। मेरी खुशी के ठिकाने नहीं थे क्योंकि प्रियंका मेरी मदद करने के लिए आ गई थी। पुलिस को मेरे बयान की जरूरत थी। मैंने पुलिस को सब कुछ बता दिया था। पुलिस को अस्पताल में देखकर मेरे ससुराल वालों के होश उड़ गए थे क्योंकि ये पुलिस शहर से आई थी। मैंने उन लोगों को जब बताया कि इन लोगों ने मेरे साथ क्या क्या किया है तो मेरी सास और मेरे पति सहित 4 देवरों को भी अरेस्ट कर लिया गया था। पुलिस वालों ने मेरी सास से कहा था कि एक औरत होते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती, दूसरी औरत के साथ ऐसा करते हुए हम तुम्हारे गांव की इस प्रथा को बदलकर ही रहेंगे। तुम्हारे गांव में जो लोग लड़कियों की शादियां अपने सभी सारे बेटों के साथ करवाते हैं उन सभी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा, उन सभी को अरेस्ट किया जाएगा, उन सभी को सजा मिलेगी और तुम लोगों को भी बहुत कड़ी सजा मिलेगी क्योंकि ये लड़की अपना बयान दे चुकी है। मेरी सास कहने लगी कि माफ करना साहब, ये सब कुछ हमारे गांव में नहीं होता। ये सब कुछ मैंने जानबूझकर अपनी बहू के साथ इसलिए किया क्योंकि अगर मेरे 5 बेटों की अलग अलग पत्नियां आती तो आने वाले समय में मेरे घर की जायदाद के अलग अलग हिस्से होते। जब तक मुट्ठी बंद रहती है तब तक उसमें ताकत रहती है, लेकिन जैसे ही मुट्ठी खुल जाती है तो 5 उंगलियां एक दूसरे से अलग हो जाती हैं। मैं भी नहीं चाहती थी कि मेरी जायदाद के हिस्से बंटवारे हों या फिर मेरे बच्चे अलग हो जाएं। उन सभी को एक रखने के लिए मैंने इस लड़की से यही कहा कि तुम्हारी शादी मेरे 5 बेटों के साथ हुई है और मेरे बेटों ने भी वही किया जैसा मैंने उन्हें समझाया था। मैं इस लड़की से यही कहती रही कि हमारे गांव का यही रिवाज है। हमारे गांव का ये रिवाज कई सालों पुराना था। मैंने ये सब कुछ सिर्फ अपने बेटों को और अपनी जायदाद को एक रखने के लिए ही किया था। पुलिस इंस्पेक्टर ने मेरी सास को ढेर सारी बातें सुनाई थी। उन्हें अरेस्ट कर लिया गया था। मेरी सास ने अपना जुर्म अपने मुंह से एक्सेप्ट कर लिया था। मेरे मम्मी पापा भी आ गए थे।
जब उन्हें भी मेरी सास की हकीकत मालूम हुई तो उन लोगों ने भी पुलिस से कहा था कि इस औरत को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मेरे घर वालों ने भी मुझसे अपने बिहेवियर की माफी मांग ली थी। मैं प्रियंका की बहुत एहसानमंद रही कि उसने एक दोस्त और बहन होने का हक निभा दिया था। उसने मुझे इन दरिंदों से बचाया था। मेरी सास और मेरे चारों देवर मुझे बहुत प्यार करते थे। इस सब की खातिर मैंने उन लोगों को कानून से तो बचा लिया था, मगर पुलिस ने उनसे सख्ती से मना किया हुआ था कि कभी भी ऐसा किसी की बेटी के साथ इस गांव में नहीं होना चाहिए। अगर किसी ने भी दोबारा ऐसी गलती करने की कोशिश की तो उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। पुलिस की ऐसी धमकी सुनकर गांव के सारे ही लोग डर गए थे, जबकि मेरी सास भी, जिनको सजा मिलने वाली थी, वो मेरी वजह से अपने बेटों सहित बच गई थी। मगर मैंने अपने पति से कहा था कि अगर तुम्हें मेरे साथ जिंदगी गुजारनी है तो तुम्हें मुझे यहाँ से लेकर जाना होगा। मेरे हिसाब से तुम्हें जिंदगी गुजारनी होगी, वरना मुझे डिवोर्स देकर खुद से अलग कर दो। मैं अपनी बेटी के साथ खुश रहूंगी। मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारे घर वालों के साथ जिंदगी नहीं गुजार सकती। मैं अपनी बेटी को ऐसे हाल में नहीं पालना चाहती जहाँ पर उसके 5 पिता हों। मेरा पति कहने लगा कि मुझे माफ़ कर दो। मैंने वही किया जैसा मुझे मेरी माँ ने करने के लिए कहा था, मगर मैं अब सब कुछ ठीक कर दूंगा। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। लेकिन ना जाने क्यों मेरा मन इस बच्चे को एक्सेप्ट करने को नहीं कर रहा था। मैंने जब ये बात प्रियंका को बताई तो प्रियंका कहने लगी कि इस बच्चे का एक बार मेडिकल करा लेते हैं कि ये बच्चा किसका है। मैं भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि अब वो मुझ पर और कोई जुल्म ना करे। काश ये बच्चा मेरा पति और रवि का ही हो, क्योंकि मैं इस बच्चे की जान तो नहीं ले सकती थी। अगर ये बच्चा मेरे किसी देवर का हुआ तो ना जाने क्या होगा। मेडिकल कराने पर पता चला था कि ये बच्चा मेरा और रवि का ही है। तब मेरी जान में जान आई थी और मेरे पति ने मुझसे मेरे पैरों में गिरकर माफ़ी मांगी थी। मेरी सास और मेरे देवर भी मुझसे माफ़ी मांग चुके थे। मेरी शर्त मेरे पति ने एक्सेप्ट कर ली थी। मेरे कहने पर उसने अपने पूरे परिवार को छोड़ दिया था और फिर वो मुझे लेकर शहर आ गया था। हम लोग यहाँ पर एक नई जिंदगी बसर कर रहे हैं। मेरे पति ने अपनी माँ और अपने भाइयों से सारे संबंध खत्म कर दिए और ना ही कभी मेरा पति गांव जाता है, क्योंकि मैं अपनी बेटी को उस गांव और उस गांव की यादों से दूर रखना चाहती हूँ। अब सब कुछ ठीक हो गया। मेरी जिंदगी अपनी बेटी और अपने पति के साथ अच्छी गुजर रही है। शहर में रहकर मेरे पति की सोच भी शहर जैसी हो गई है। वो बहुत समझदार हो गया है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।